जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अगले लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। एक बात ध्यान रखिएगा, वही प्रश्न लाते हैं इन सेटों में जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई भी पीवाईक्यू लगाते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें देखेंगे इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेट आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2), क्या कौन सा अनुच्छेद ध्यान रखना है आपको, तो 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति को यह नियुक्ति प्रधानमंत्री और कानून मंत्रालय की सलाह पर करनी होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम। रोम इटली में इसका स्थित है मुख्यालय FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य विश्व से भूख मिटाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और कृषि विकास को प्रोत्साहन देना है। FAO का मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। मुख्यालय रोम इटली हम लोग जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में कलपक्कम, या भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। रावत भाटा, या भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। रामगुंडम की बात करें तो यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, या थर्मल पावर स्टेशन है। रामगुंडम जो है या थर्मल पावर स्टेशन, नरोरा जो है या भी जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगुंडम। रामगुंडम एक थर्मल पावर स्टेशन है जो है ना कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन। या तेलंगाना राज्य में स्थित और कोयले से बिजली उत्पन्न करता है। बाकी बात करें कलपक्कम की, तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तमिलनाडु में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। और नौरोरा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन या आपके उत्तर प्रदेश शहर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन किया है। यह आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 320 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 320 भारतीय संविधान की वह अनुच्छेद है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 320 इंपॉर्टेंट है आपसे लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतारिया तो असम का या सही है। भरतनाट्यम या भी तमिलनाडु का, या भी सही। मोहिनी अट्टम जो है केरल, या भी सही है। परंतु कुचिपुड़ी उड़ीसा दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है या शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी गलत है, क्योंकि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन इसका मूल स्थान उड़ीसा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश है। बाकी सतारिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम केरल का है और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वह उड़ीसी है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है। ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन एक बहुशर्करा है जो जानवरों और मनुष्यों में ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है, या मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है।
इसकी जो संरचना होती है ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देख सकते हैं जिस प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। क्या कहता है अनुच्छेद 49? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 यह निर्देश देता है कि राज्य को चाहिए कि वह स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करे जो राष्ट्रीय महत्व की, कलात्मक या ऐतिहासिक रूच की हो। मुख्य बातें क्या है इस आर्टिकल 49 की? तो यह एक संविधान का नीति निर्देशक तत्व है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, अनधिकृत कब्जे या विनाश से रक्षा। अनुच्छेद 48 की बात करें, ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशु नस्लों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवलादेव घाना। केवलादेव घाना जो है वो आपका शेर नहीं है, यहाँ पर संरक्षित है। तो यहाँ पर है क्या, वो यहाँ पर है यह जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ना कि शेर अभ्यारण्य है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता था, राजस्थान में स्थित है और यह मुख्यतः पक्षियों विशेषकर जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए नहीं है। बाकी ऑप्शन में दिया जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा असम जो एक सींग वाले गैंडा के लिए है और पेरियार जो केरल में है या एशियाई हाथी के लिए है। केवलादेव घाना राजस्थान जो है या पक्षी अभ्यारण्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फेमा, जिसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, को कब लागू किया गया। फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया, यह आपसे पूछा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या कब लागू किया गया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईमानदारी से बताइए कितने लोग को यह क्वेश्चन पता था, इसका राइट आंसर पता था। ईमानदारी से लिख दीजिएगा यस या नो। फेमा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है जो 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ। फेमा से जुड़ी कुछ अगर मुख्य बातों की बात करें तो फेमा ने पुराने कानून फेरा, जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की जगह ली, या विदेशी निवेश, विदेशी लेन देन मुद्रा विनिमय आदि को सरलीकृत और उदारीकृत करने के लिए लाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अब्दुल लज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। अब्दुल लज्जाक जो है विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए किसके शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराज द्वितीय के राज्यकाल में आया था अब्दुल लज्जाक विजयनगर। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब्दुल लज्जाक एक फारसी यात्री और राजदूत था जो 15वीं शताब्दी में भारत आया था। वह फारस यानी कि ईरान के शासक शाहरुख का प्रतिनिधित्व था और उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वह भारत 1443 ईस्वी में आया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय द्वितीय। अब्दुल लज्जाक के अगर बारे में बात करें तो उन्होंने विजयनगर को सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक कहा। उन्होंने वहां की समृद्धि, व्यापार, संस्कृति, मंदिर और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उनकी यात्रा वृत्तांत इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या भी है। न्याय परिषद या भी है। परंतु कृषि एवं खाद्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए। महासभा पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है सचिवालय और छठवां है न्यायिक परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। बाकी ऑप्शन में आपके दिया था
ऑप्शन में दिया खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं बल्कि उसका एक विशेष एजेंसी है। एफओ की स्थापना 1945 में, तो मुख्यालय जो है रोम इटली में। अभी इसको हम लोग ऊपर डिटेल में भी पढ़े हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया था। यह मांग की गई थी कि भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार दिया जाए। हालांकि व्यवहारिक रूप से संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे, यह आपसे पूछा, या भारतीय नागरिक नहीं था, बता दीजिए। तो सीबी रमन, या भी इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला, मदर टेरेसा को भी, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी। महात्मा गांधी ऐसे हैं जिन्हें अब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। बाकी ऑप्शन में दिया सीबी रमन, तो सीबी रमन को भारतीय नागरिक थे। उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा, उन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उस समय वे भारत की नागरिक थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे और भारतीय नागरिक भी थे। बाकी ऑप्शन में था महात्मा गांधी, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर था। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उन्हें कई बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु उन्हें यह मिला नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। बढ़िया प्रश्न, चलिए राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लोग लिख दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के ही हेगड़े इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अन्य नाम है के एस हेगड़े लिखा जाता है। ऑप्शन में दिया के ही हेगड़े, परंतु के एस हेगड़े इनका नाम है। के एस हेगड़े एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ही पदों को सुशोभित किया है। न्यायाधीश नियुक्ति उनकी उच्चतम न्यायालय में 1967 से 1973 तक न्यायाधीश रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 1977 से 1980 तक 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक पूछता है एग्जाम में, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य या कर्म योग शास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। क्या है इसका प्रमुख विशेषता, तो यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य था निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पार्टी बदलने, दल बदल को रोकना, लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखना। बाकी ऑप्शन में दिया दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची जो है वेतन भत्ते और पेंशन, राष्ट्रपति न्यायाधीश आदि के लिए दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जिनका समय पीरियड था 1253 से 1325 ईस्वी, एक महान सूफी कवि, संगीतकार और इतिहासकार लेखक थे। जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा और अनुभव किया। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें अमीर खुसरो की, तो तारीख ए अलाई, नूर सिपहर,
तुगलकनामा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें हिंदी और फारसी दोनों में काव्य लिखा इन्होंने। वह खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक विकास में भी योगदानकर्ता माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह वह राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। चलिए अब तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15.3 मिलियन है, जनगणना 2011 के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी नरगिस दत्त। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरगिस दत्त पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें यह सम्मान 1958 में प्रदान किया गया था। नरगिस दत्त को फिल्म मदर इंडिया 1957 में राधा का यादगार किरदार निभाया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो सरोज से नहीं, वो आपके कथक नृत्य कलाकार थे। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित महाराज बिरजू, जो कि सरोज से नहीं संबंधित हैं, वो आपके कथक नृत्य हैं। बाकी पंडित महाराज कृष्ण जो है तबला से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। उस्ताद विलायत खान जो है सितार वादक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। लोकसभा अध्यक्ष कब बने, तो लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे 1967 से 1969 तक छठी लोकसभा के अध्यक्ष रहे, और भारत के राष्ट्रपति जो बने वो छठे राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982। वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जीन कहते हैं। जीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। यह वह खंड होता है जो डीएनए पर स्थित रहता है और किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन डीएनए एक विशिष्ट खंड है जो किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना प्रदान करता है या पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को एक जीव से उसके संतानों में स्थानांतरित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सल्तनत कालीन सिक्के जीतल, ससगनी और टंका क्रमशः किससे बने होते हैं, यह आपसे पूछा है। सल्तनत कालीन सिक्के जीतल, ससगनी और टंका क्रमशः किसके बने होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा, चांदी और चांदी का बना होता था। दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित प्रमुख सिक्कों के नाम थे ससगनी, जीतल, ससगनी और टंका। इनकी धातु निम्न प्रकार की थी। जीतल जो होती थी वह तांबा की होती थी। आमतौर पर छोटे मूल्य का सिक्का होता था, सामान्य उपयोग में। ससगनी जो था वह चांदी का सिक्का होता था, मध्य मूल्य का या सिक्का होता था। और टनका जो होता था, जिसे टनक भी बोलते थे, चांदी का सिक्का होता था परंतु यह उच्च मूल्य का सिक्का होता था। प्रमुख मुद्रा यही होती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत गठन किया गया था। किसने किया था? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो क्या किया गया था, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर ने किया था अभिनव भारत गठन। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना 1904 में वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को ब्रिटिश शासन में स्वतंत्र कराना, युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा और राष्ट्रभक्ति की भावना फैलाना, हथियारों और बम निर्माण की ट्रेनिंग देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किसने कम 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, यह आपसे पूछा है।
यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बता दीजिए क्यों और किसने किया, किसको प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी वह पहली व्यक्ति थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, और यह भी 2 अलग अलग विषयों में। किसमें तो 1903 में भौतिकी में मिला, उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल के साथ साझा रूप से। विषय क्या था, रेडियोधर्मिता पर शोध। और दूसरी बार जो मिला 1911 में रसायन के क्षेत्र में तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज, उन्हें पृथक्करण कार्य के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कवक से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो लाइकेन नामक एक प्रकार के कवक और शैवाल के सहजीवी संगठन से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, जिसका कार्यकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। लोदी वंश का एक प्रमुख शासक था जो साहित्य प्रेमी और कवि भी था। वह फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह प्रश्न पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था। निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या पूछा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आपकी तैयारी बढ़िया है। ईमानदारी से लिखिएगा, अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिएगा। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहर सेन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेहर सेन। वह पहले भारतीय और पहले एशियाई तैराक थे जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैर कर पार किया। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है और इसे पार करना दुनिया के सबसे कठिन ओपन वाटर तैराकी अभियानों में से एक माना जाता है। मेहर सेन ने यह उपलब्धि 27 सितंबर 1958 में हासिल किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के समय में। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने लगभग 78वीं ईस्वी के आसपास चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। क्या था इसकी मुख्य बातें चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसी परिषद में बौद्ध धर्म जो है 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीन महायान और हीनयान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। इस प्रश्न को हम लोग ऊपर भी पढ़ लिए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग इसको ऊपर पढ़े भी हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन में। अब चलते हैं आज की वीडियो से के प्रश्न से। आज की वीडियो से प्रश्न पूछा गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यह भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो या कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए